नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव रिसेट लेक्चर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, निरंतर हम यही प्रयास करते हैं कि आपके लिए कुछ ऐसे विषय लेकर आएं जिनको जानने के बाद, जिनको सुनने के बाद आपके ज्ञान में वृद्धि हो, साथ ही साथ उन विषयों में आपकी रुचि बढ़े। कभी कभी हमारी जिज्ञासा को और बढ़ाने के लिए एक छोटी सी जानकारी हमें कारगर साबित होती है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने आप सभी के लिए एक विशेष सीरीज़ जो है, एक विशेष श्रृंखला शुरू की हुई है और ये श्रृंखला रागों पर है। भारतीय शास्त्रीय संगीत हमारा मूलभूत आधार, जिसके माध्यम से हम संगीत को जान सकते हैं, संगीत को पहचान सकते हैं। मित्रों, इस सीरीज़ के अंतर्गत, इस श्रृंखला के अंतर्गत अभी तक हमने बहुत से लेक्चर्स आप सभी के लिए आयोजित किए हैं, बहुत सारे रागों का परिचय दिया है इन लेक्चर्स के माध्यम से। मित्रों, आज के इस सेशन में भी हम एक नया राग आज से शुरू करने वाले हैं और ये राग है राग तोड़ी। और इस राग पर विशेष चर्चा करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, डॉक्टर सरिता पाठक निरंतर सीसी के लाइव रिसेट लेक्चर्स के माध्यम से आपको ओत-प्रोत करती हैं, आपको इतना ज्ञान देती हैं कि शायद मैं उम्मीद करती हूं कि आपके पास एक असीम धरोहर है, एक खजाना है जो आपके पास इकट्ठा हो रहा है। इन्हें निरंतर सुनते रहिए लाइव रिसेट लेक्चर्स के माध्यम से। मित्रों, आपको बताना चाहूँगी, ये शिष्याँ हैं पंडित शंकर नाथ पाटिल और विदुषी सुलोचना बृहस्पति जी की। साथ ही साथ इनका संबंध है रामपुर सदारंग परंपरा से। भारती कॉलेज के म्यूज़िक डिपार्टमेंट में ये HOD हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। साथ ही साथ बताना चाहूँगी, ये जानी मानी गायिका भी हैं, देश विदेश भ्रमण करती हैं और अपनी गायकी के ज़रिए हमारी भारतीय शास्त्रीय संगीत को दूर दूर पहुंचाने में ये सफल प्रयास कर रही हैं। और मित्रों, आज के इस सेशन में इनका साथ एक बार फिर से निभाएंगी तानपुरे पर गगनजीत कौर जी, जो गुरुमत संगीत और भारतीय शास्त्रीय संगीत की ज्ञाता हैं। तो मैं सबसे पहले तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगी डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी का, और साथ ही साथ मैं स्वागत करना चाहूँगी गगनजीत कौर जी का। तो आप दोनों का स्वागत है और यही चाहूँगी कि जिस तरीके से ये सेशन, ये पूरा 1 घंटा हमें अपने में बांध लेता है आपकी गायकी के ज़रिए और साथ ही साथ ज्ञान के ज़रिए, उम्मीद करती हूँ कि आज के इस सेशन के माध्यम से भी हम राग तोड़ी को जानेंगे, समझेंगे और कुछ देर के लिए, कुछ 1 घंटे के लिए जो है हम भाव विभोर हो जाएंगे। तो मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करना चाहूँगी। धन्यवाद गीतिका। आज का राग जो हमने लिया है वो है राग तोड़ी। राग तोड़ी मैंने जो काफ़ी रागों के बाद लिया है, क्योंकि यदि हम शुरू में ही आपको राग तोड़ी बताते तो शायद आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते, शायद थोड़ा सा आपको मुश्किल होता, क्योंकि तोड़ी राग जो है वो बहुत आसान राग नहीं है। तोड़ी राग, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि तोड़ी राग मुश्किल है, लेकिन पहले कुछ बेसिक रागों को जब साध लिया जाता है, अभ्यास अच्छे से किया जाता है, उसके बाद जब हम तोड़ी जैसे रागों की तरफ आते हैं तो समझकर उसको गाना जो है वो आसान हो जाता है। तो स्वरों का लगाव जो है, स्वरों को किस प्रकार से, कितना ठहराव है, कितना न्यास है, आरोहण किस तरह से होना है, अवरोहण किस तरह से होना, कौन सा स्वर है जो आरोह में कितना, किस मात्रा में प्रयोग होता है, अवरोह में उसमें कितना उसका प्रयोग होता भी है कि नहीं होता, ये सब चीज़ें जो हैं इनको जानना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और हम जहाँ तक राग तोड़ी की बात करते हैं, राग तोड़ी एक बहुत ही खूबसूरत राग है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की परंपरा में राग तोड़ी जो है वो बहुत पसंद किया जाता है, बहुत कलाकार इसको खूब गाते बजाते हैं। और क्योंकि इस राग की बनावट ही कुछ ऐसी है। ये राग मैं जहाँ तक अपना व्यक्तिगत रूप से कह सकती हूँ कि आप तानपुरे के तारों को छेड़ते जाइए और इस राग के सुरों को लगाते जाए तो आप स्वयं भाव विभोर हो जाएंगे, एक अलग ही दुनिया में खो जाते हैं। तो राग तोड़ी क्या है, अब इसके बारे में आपको बताते हैं। राग तोड़ी जो है, इसको मियाँ की तोड़ी भी कहा जाता है। मियाँ की तोड़ी, अब मियाँ की तोड़ी में मियाँ शब्द क्या है? देखिए, राग तोड़ी का जो प्रादुर्भाव कहें या राग तोड़ी की जो उत्पत्ति कहें या आविष्कारक कहें, वो मियाँ तानसेन को माना जाता है। इसीलिए मियाँ तानसेन जी ने जो राग बनाए हैं, जिनका निर्माण किया है, उसमें उन्होंने अक्सर उनके नाम के उस राग के आगे मियाँ शब्द का
प्रयोग किया था, मियाँ की तोड़ी, यानी इस राग को मियाँ तानसेन ने बनाया। तो ये भी एक बात आती होगी कि मियाँ शब्द क्यों लगाया गया। देखिए, जहाँ तक हम इतिहास की बात करते हैं, हम अपने इन लेक्चर्स में आगे चलकर कुछ और चीज़ें भी जानेंगे, रागों से हटकर कुछ और भी संगीत की जानकारी लेंगे। तो जब हम मियाँ तानसेन के विषय में बात करेंगे तब हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे, लेकिन इतना एक संक्षिप्त रूप में आपको कह सकती हूँ कि मियाँ तानसेन को मियाँ की उपाधि जो थी वो बादशाह अकबर ने दी थी। तो मियाँ शब्द जो है बहुत ही रिस्पेक्टफुल कहा जाए जिसे, और बहुत सम्मान के साथ, क्योंकि बादशाह अकबर जो थे वो गुणों के पारखी थे। और आप सभी ने कहानियाँ सुनी हैं, इतिहास को पढ़ा है, जहाँ पर आपने बादशाह अकबर के शासनकाल के बारे में जाना है कि उनके यहाँ, उनके दरबार में नवरत्न थे। तो नवरत्नों में एक रत्न थे मियाँ तानसेन। तो मियाँ तानसेन को मियाँ की उपाधि उन्होंने दी, जो कि बहुत ही एक सम्मानित उपाधि जिसे कहा जाता है। तो इसी पहचान को शायद बनाए रखने के लिए मियाँ की तोड़ी इस प्रकार से, और भी राग हैं जो मियाँ तानसेन ने इजाद किए, वो जैसे मियाँ की सारंग है या दरबारी कानड़ा है। तो ये सब जो राग हैं, इनमें मियाँ शब्द का जहाँ पर प्रयोग जिस भी राग में किया था, तो वो जाहिर सी बात है कि वो राग जो है उसका निर्माण जो है वो मियाँ तानसेन के द्वारा किया गया है। तो ये तो रही राग तोड़ी की, किस प्रकार से राग तोड़ी जो है उसकी उत्पत्ति हुई। अब राग तोड़ी क्या है, हम इस पर गौर करते हैं। राग तोड़ी जो है वो तोड़ी थाट से उत्पन्न राग है, यानी कि एक रागांग राग है। तोड़ी ठाट जो है, थाट जैसे मैंने आपसे बोला कि तोड़ी परिवार से वो निकला है। तो जिस समय इस राग को बनाया गया होगा तो किस प्रकार से बनाया गया होगा, कौन कौन से स्वर इसमें हैं, यह हम आपको बताएंगे। तोड़ी जो है तोड़ी ठाट के अंतर्गत इसको माना जाता है। और तोड़ी ठाट की क्या खूबियाँ हैं, देखिए तोड़ी राग जो है उसी पर आश्रित इस ठाट का नाम है, उसी को लेकर बनाया है। तो कुछ देखिए पंडित भातखंडे जी ने जो 10 थाटों की जो श्रृंखला बताई, यानी 10विध थाट वर्गीकरण जो उन्होंने बताया है, उसमें सभी थाटों को लेके, जैसे भैरव है, कल्याण है, बिलावल है, इसमें तोड़ी थाट की भी बात आती है। तो मैं ये आपको स्पेसिफिकली बताना चाहूँगी कि ये जो थाट है, इन थाटों के नाम से राग भी हैं। अब आप कहेंगे कि राग भी हैं, थाट का भी वही नाम है। ये ख़ास तौर पे जो मुख्य राग उस थाट से उत्पन्न था, यानी जिसके सभी स्वर लगभग उस थाट से ही मिलते थे, तो उसी राग के नाम पर उस थाट का नाम रख दिया गया। तो ये अलग अलग कैटेगरीज यानी अलग अलग फैमिलीज बना दी गई। इस प्रकार 10 जो हैं उन थाटों को मुख्य माना गया पंडित भातखंडे जी के अनुसार। तो 10 को जो है वो याद करना भी आसान है, और उनमें हम अलग अलग सभी रागों को उसमें डिवाइड कर देते हैं। तो ये और बात है कि कुछ एक्सेप्शनल जो है राग वो ऐसे भी हैं जो आपको कभी लगेंगे कि एक थाट में है तो दूसरे में भी के भी निकट है, तो उसको एक पहले वाले थाट में रखें कि दूसरे वाले थाट में रखें। ये शास्त्रों की बात है, इस पर इस समय हम चर्चा नहीं करेंगे, फिर किसी और लेक्चर में इस पर चर्चा करेंगे। तो मैं बता रही थी कि राग तोड़ी जो है तोड़ी थाट के अंतर्गत आता है। तोड़ी थाट की क्या विशेषताएं हैं? तोड़ी थाट जो है उसमें ऋषभ, गांधार और धैवत ये तीनों स्वर कोमल हैं, और मध्यम जो है वो तीव्र है। तो ये जो ठाट जो है इसमें आप देखिए कि षड्ज जो है वो षड्ज और पंचम तो अचल स्वर हैं। इस थाट के अंतर्गत रे ग ध कोमल, निषाद जो है वो शुद्ध होगा, और मध्यम जो है वो हमेशा तीव्र ही प्रयोग होगा। तो ये इस थाट की मुख्य जो विशेषता है। अब हम बात करते हैं राग तोड़ी की। राग तोड़ी जो है उसमें जाहिर सी बात है कि हम जब तोड़ी थाट से उत्पन्न मानेंगे तो इसमें भी ऋषभ, गांधार और धैवत जो है ये कोमल लगेंगे, और मध्यम जो है वो तीव्र लगेगा। निषाद इसमें सदैव शुद्ध लगता है। तो ये जो एक कहें कि इस राग की जो बनावट के जो मुख्य जो स्वर हैं
वो इस प्रकार से हैं। अब इसे रागांग राग भी कहा जाता है, क्योंकि इस राग के का जो मुख्य पहचान है, उसको जब मुख्य स्वर समुदाय है जो मैं भी आपको बताऊंगी, वो समुदाय यदि किसी और राग में लगता है तो हम सीधे सीधे बोलते हैं ये तोड़ी अंग है। यानी ये जो पोर्शन है, ये जो स्पेशली जो वो फ्रेज़ है या जो वो स्वरों का जो स्वर संगति जिसे हम कहते हैं, वो यदि किसी और राग में लगती है या हम कोई और राग गा रहे हैं और उसमें इस स्वर संगति का प्रयोग कहीं पर भी करते हैं, तो हम सीधे सीधे कहते हैं कि भाई ये जो अंग है ये तोड़ी अंग है। यानी इसीलिए इसको रागांग राग कहा गया है। इस राग को की जो जाति है वो संपूर्ण मानी गई है। अब जाति की जहाँ तक बात करूँगी, मैं इसको थोड़ा सा आगे चल के थोड़ा एलैबोरेट करूँगी, और अभी सिर्फ मैं आपको बताती हूँ कि राग जो है उसकी जाति संपूर्ण, यानी आरोह में भी सातों स्वर और अवरोह में भी सातों स्वर कहे जाते हैं। इस राग को दिन का द्वितीय प्रहर जो है वो इस राग का जो समय निर्धारित जो है किया गया है शास्त्रकारों के अनुसार, विद्वानों के अनुसार। और हम जब समय की बात करते हैं तो मैं एक मोटे तौर पे कहती हूँ कि दोपहर को 12 बजे से पहले जो है वो इस राग को गाया जाता है। उस समय राग बहुत खिलता है, उस समय राग बहुत अच्छा लगता है। ये इस राग की जो प्रकृति है यानी इसका जो नेचर है वो गंभीर है। स्वरों का गुथाव जिस प्रकार से है, जिस प्रकार से स्वरों का लगाव है, जिस प्रकार से इसमें मींड का प्रयोग किया जाता है, कर्ण का प्रयोग किया, यानी जो तरीका है इस राग की यात्रा करने का, वो एक गंभीरता का द्योतक है। एक जो है उसकी जो खूबसूरती है वो गंभीर है और शांत है। बहुत ही अब जब हम गाएंगे उस राग को तो ये आपको स्वतः ही इसका परिचय मिलेगा। इस राग का वादी स्वर यानी की नोट, यानी वो मुख्य स्वर जो है, जो इस राग में झलकता है या इस राग में मेन है, वो है धैवत। यानी ध जो इसका है, धैवत जो इसका है, वो राजा है इस राग का। ये स्वर जो है वो वादी है। और जो इसका गांधार है, गांधार स्वर जो है वो इसका संवादी यानी कॉन्सोनेंट जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, वो दूसरा मुख्य स्वर इसका जो है वो गांधार है। और गाते हुए भी ध और ग की संगति भी अक्सर इसमें इस राग में झलकती है। अब स्वरों के बारे में मैंने आपको बताया। अब न्यास के स्वर जो जिन पर ठहराव किया जाता है, जिन पर बार बार आके उनका प्रयोग करते ठहरते हैं, न्यास करते हैं, तो वो स्वर धैवत और गांधार है। तो इस प्रकार से जो है इस राग की बनावट की जाती है। कुछ राग हैं जो इस राग से काफ़ी मिलते जुलते हैं, यानी बहुत क्लोज हैं, तो उनको हम कहते हैं सम प्राकृतिक राग, यानी समान प्रकृति वाले राग, जो कि सेम नेचर जिसे मैं कहूँ। ऐसे रागों में गुर्जरी तोड़ी एक ऐसा राग है जो कि बहुत ही क्लोज है इसके। एक छोटा सा अंतर मैं कहूँगी उसमें होगा, बाकी बहुत क्लोज है। कई बार ऐसा होता है संगीत के विद्यार्थी जो कि नया नया इस राग को सीख रहे होते हैं, यदि उनको कहीं गुर्जरी तोड़ी सुनने को मिल जाएगी तो वो कहते हैं कि अरे ये तो राग मियाँ की तोड़ी है। तो उसमें कुछ डिफरेंस तो है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी जब इनका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो आपको समझाऊंगी, लेकिन ये राग इसके काफ़ी क्लोज है। एक और राग जो है जो बहुत ही खूबसूरत राग है वो है राग मुल्तानी। राग मुल्तानी से भी राग तोड़ी की प्रकृति मिलती है, और राग मुल्तानी जो है उसका स्वरूप क्या है ये भी आपको बताया जाएगा अभी आपको, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है इस राग की। तो आपके लिए सिर्फ इतना ही जानना कि राग मुल्तानी और राग गुर्जरी तोड़ी जो है वो इसके काफ़ी करीब या सम प्राकृतिक राग माने गए हैं। तो ये तो एक संक्षिप्त परिचय मैं कहूँगी राग मियाँ की तोड़ी का है। अब हम इसके आरोह और अवरोह की तरफ जाते हैं। तो आरोह और अवरोह पहले षड्ज को काफी देर तक लगाएं। सा आप ओम से भी अपने रियाज को या सा को भर सकते हैं। ओम
देखिए, जब हम कोई स्वर लगाते हैं तो जब हम सा को भी लगा रहे हैं तो आप देखिए, मैं सिर्फ सा नहीं बोल रही हूँ, नहीं तो मेरा गाना ऐसे शुरू होगा, सा। हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की खासियत है लाग से, लगाव से, एक स्वर जो है दूसरे स्वर पे लगाव से जाता है, लाग से जाता है। तो यहाँ हम क्या कह रहे हैं, सा। तो मैं धैवत को, मंद्र के कोमल धैवत को टच करती हुई जो है सा पर आ रही हूँ, सा। देखा जाए तो द सा, धैवत और सा को द सा इस प्रकार से आ रहे हैं। तो हमें, क्योंकि देखिए बेस चाहिए होता, हम सीधे यदि शुरू करते हैं सा, वो मैं गलत नहीं कहूँगी, लेकिन सा को भी एक संबल चाहिए, या एक तरह से सा लगाने के लिए जो भराव जो आवाज़ का आता है, यानी आवाज़ की जो गहराई जो आती है, वो हम जब थोड़ा सा मंद्र धैवत से छूते हुए उसकी यानी परछाई को लेते हुए हम जब आते हैं तो बिल्कुल सही पुख्ता सा लगता है। सा सा रे गा मा पा मा दा नी सा, सा नी दा पा मा गा रे सा। यानी ये एकदम सीधा सीधा मैं कहूँगी कि, क्योंकि जाति संपूर्ण बताई गई है विद्वानों के अनुसार ग्रंथों में, तो ये बिल्कुल सीधा सीधा इसका परिचय है, जो कि जब बिगनर्स होते हैं उनको बताते हैं भाई ये तोड़ी थाट है और ये तोड़ी थाट का राग है, मुख्य राग है, तो इसका चलन या इसका आरोह अवरोह इस प्रकार से होगा। लेकिन अधिकतर जब हम प्रचलन की बात करते हैं, जो प्रचलित है वो किस प्रकार से आरोह अवरोह है, वो है सा रे गा मा दा पा मा दा नी सा, सा नी दा पा मा दा मा गा रे गा रे सा। अब इस प्रकार के आरोह अवरोह लेने से राग जो है पूरी तरह से आपके सामने खिलकर सामने आता है, आरोह और अवरोह में ही। मैं बार बार इस बात को कहती हूँ कि आरोह और अवरोह जो है उससे राग में कौन कौन से स्वर प्रयोग होते हैं ये तो पता चलता है, लेकिन कुछ इस प्रकार के राग हैं जिनको हम यदि सीधे बोले सा रे गा मा पा दा नी सा नी दा पा मा गा रे सा, मैं गलत नहीं कहूँगी, लेकिन राग उतना स्पष्ट नहीं होता। हाँ, राग में प्रयोग होने वाले स्वर पता चल जाते। तो यदि हम जिस प्रकार से मैं अलैया बिलावल में भी मैंने आपको उदाहरण दिया कि राग में इस प्रकार से आरोह अवरोह लेंगे तो पहले आरोह अवरोह में ही राग जो है वो पूरी तरह से स्पष्ट होकर आएगा और जो विशेष स्वर संगतियाँ वो भी उसमें सामने झलकेंगी। तो हम जो प्रचलित जो प्रकार है उसको हम फिर से पुनः दोहराते हैं। सा रे गा मा दा पा मा दा नी सा, सा नी दा पा मा दा मा गा रे गा रे सा। तो ये एक प्रचलित जो है वो प्रकार है। पंडित भातखंडे जी ने जो क्रमिक पुस्तक मालिका में जो आरोह अवरोह जो बताया है वो इस प्रकार से है।
सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी दा पा मा गा रे सा। कुछ लोग थोड़ा सा हट के भी थोड़ा सा इससे अलग आरोह अवरोह इस प्रकार से गाते हैं। सा रे गा मा पा मा दा नी सा सा नी दा पा मा गा रे सा, या सा नी दा पा मा दा मा गा रे सा। तो इस प्रकार से ये 3 अलग अलग तरह से मैंने आपको आरोह और अवरोह बताए हैं। मैं इस बात पे जो मेरा अपना पर्सनल एक जो राय रहेगी वो ये रहेगी कि जो आप फर्स्ट जो मैंने सबसे पहले आपको जो आरोह अवरोह का जो प्रकार बताया है वो ही अधिक प्रचलित है और उसमें राग तोड़ी की सभी मुख्य विशेषताएं जो हैं वो सामने आती। तो उसको पुनः एक बार लेते हैं और उसी को आकार के रूप में भी लेते हैं। सा सा रे गा मा दा पा मा दा नी सा सा नी दा पा मा दा मा गा रे गा रे सा। आ ना तो ये इसका आरोह और अवरोह, जिसको कि आपको गाते ही जो है राग तोड़ी आपको एकदम सामने समझ में आता है। और जब मैं आगे राग तोड़ी की विशेषताओं को लूँगी वहाँ पर भी आपको ये एकदम साफ दिखेगा कि कुछ चीज़ें मैं आपको आरोहण और अवरोहण करते समय आपको बिल्कुल पहले ही स्पष्ट रूप से बता चुकी हूँ। अब रही इस राग की पकड़, यानी इस राग की पहचान। तो कौन सा वो स्वर समुदाय है जिसको गाते ही हम पहचान लेते हैं कि ये राग तोड़ी है? वो है सा द गा रे गा रे सा मा दा मा गा मा दा पा मा गा रे गा रे सा। फिर से सा द गा रे गा रे सा मा दा पा मा दा मा गा रे गा रे सा। तो अब तक आपने पहचान लिया होगा कि राग तोड़ी का मुख्य कौन सा स्वर समुदाय है जिसको गाते ही हम कहते हैं तोड़ी अंग है या तोड़ी राग है, हम उसको एकदम पहचानते हैं। जी हाँ, वो है
रे गा रे सा, यानी दोनों कोमल ऋषभ के बीच में कोमल गंधार का प्रयोग। ये राग तोड़ी का वो विशेष अंग है जो कि यदि किसी भी और राग में लगता है तो हम कहते हैं कि ये जो है वो राग तोड़ी का अंग है, या कई बार राग तोड़ी के जो बहुत से प्रकार है उसमें ये स्पष्ट रूप से आता है। तो ये आरोह और अवरोह में हम यदि इसको पहले ही गा लें तो मुझे लगता है कि विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा आसान हो जाता है राग को समझना और समझकर उसको गाना या बजाना। तो ये तो बात थी राग तोड़ी के आरोह अवरोह और पकड़ की। अब वे कौन सी विशेष स्वर संगतियां हैं जो राग तोड़ी में प्रयोग की जाती हैं या राग तोड़ी को राग तोड़ी बनाती हैं? तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा रे गा रे सा, यानी दोनों कोमल ऋषभ के बीच में कोमल गंधार का प्रयोग। सा रे गा रे सा, रे गा रे सा, पहला तो ये। दूसरा ध गा रे गा रे सा, धैवतवादी है, गांधार संवादी है, दोनों की स्वर संगतियाँ जो हैं ये बहुत ही खूबसूरत स्वर संगति है। मंद्र का धैवत ले लीजिए और मध्य सप्तक का गांधार। ये हम तार सप्तक में भी मध्य और तार का कर सकते हैं, पर हम क्योंकि अभी शुरुआत कर रहे हैं तो द गा, इस प्रकार लाग से लेना, ऐसे नहीं करेंगे ध गा, ये नहीं होगा द गा। तो ध भी कैसे लग रहा है? सा ध, सा को छूता हुआ आ रहा है। तो हर स्वर एक दूसरे स्वर से लाग से चलता है, उसका लगाव रहता है, वो अपना इंडिविजुअल जो है एकदम खड़े रूप में ना ही ले तो अच्छा बेहतर होगा। द गा रे गा रे सा। इसके अलावा म दा पा म दा मा गा। देखिए अवरोह में किस प्रकार पंचम पर आके ठहरते हैं। म दा पा म दा मा गा। आगे यदि हम ये जोड़ देते हैं रे गा रे सा, म दा पा म दा मा गा रे गा रे सा। ये भी एक विशेष स्वर संगति है। सा नी दा पा म दा मा गा, ये भी एक विशेष स्वर संगति है। यानी तार सप्तक के सा पर जब हम वहाँ से जब नीचे अवरोहात्मक लेते हैं, सा नी दा पा म दा मा गा रे गा रे सा, ये भी एक खास स्वर संगति है। इसके अलावा जब हम आरोह में जाते हैं तो सा रे गा, अब जब हम आरोह में तार सप्तक के षड्ज पे जाते तो म दा पा म दा नी सा, इस प्रकार से जाते हैं। म दा पा म दा नी सा नी दा पा। हालांकि पंडित भातखंडे जी ने जो आरोह और अवरोह बताए हैं क्रमिक पुस्तक मालिका के दूसरे भाग में, तो उसमें उन्होंने सा सा रे गा मा पा दा नी सा इस प्रकार से बताया। लेकिन जब हम राग के चलन की बात करते हैं या उसकी विशेष स्वर संगतियों की बात करते हैं तो हमको उसको वैसे ही लेना है जिससे कि उस स्वर की खासियत विशेषता, तभी विशेष कहा गया है। विशेष स्वर संगति, तो क्या विशेष है इस पर ध्यान दें। विशेष है
म द प म द नि सा, यानी म प ध नि सा नहीं जा रहे हैं, प ध नि सा नहीं जा रहे हैं, म द नि सा नि द प, मध्यम से धैवत, धैवत से निषाद, निषाद से तार सप्तक का षड्ज। तो ये जो स्वर संगतियाँ इस राग में आती हैं वो राग तोड़ी को बड़ी खूबसूरती से हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। और इसीलिए मैं जो इस बात को शुरू में कह रही थी कि राग तोड़ी को मैंने शुरू में क्यों नहीं लिया, क्योंकि राग तोड़ी जो है एक गंभीर प्रकृति का राग है और इस राग जो है इसकी स्वर संगतियों को ख़ास तौर पे तभी अच्छे से गाया बजाया जा सकता है जब हम बेसिक रागों को कम से कम उनमें हमारी पकड़ मजबूत हो, तब हम राग तोड़ी जैसे गंभीर या राग तोड़ी जैसे थोड़े से मुश्किल रागों को हम तब ठीक से गा पाएंगे या बरत पाएंगे। तो इसका आपको जो स्वरों की संगतियाँ ये सब बताया गया, तो इससे भी आपको काफ़ी कुछ अंदाज़ा आ गया होगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि राग तोड़ी जो है उसकी विशेषताओं में पहली बात कि ये मियाँ तानसेन के द्वारा बनाया गया राग है और इसकी स्वर संगतियों में रेगा रेसा यानी कोमल ऋषभ, कोमल गांधार और फिर पुनः कोमल ऋषभ जो है, ये जो स्वर संगति है ये इसके प्राण हैं या इसका मुख्य अंग कहें या हम कहें कि इसकी मुख्य पहचान जो है वो रेगा रेसा यानी कोमल ऋषभ, कोमल गांधार और फिर से पुनः कोमल ऋषभ जो है, तो ये मेन है। एक चीज़ और कहें जो आपको, जैसे कि पंडित भातखंडे जी ने तो बताया अपनी पुस्तक में कि पंचम उन्होंने आरोह में लिया है और कुछ बंदिशों में भी पंचम आरोह में पूरी तरह से प्रयोग किया गया है, लेकिन जब हम गाते हैं, अधिकतर जब कलाकार लोग बजाते हैं गाते हैं तो उसमें सा रे गा मा दा पा म द नि सा यानी पंचम को कहीं पर आरोह में वज्र करके या बहुत ही नहीं के बराबर उसका प्रयोग होता है, उस प्रकार से तो अवरोह में पंचम पर जो है उसका प्रयोग किया, सा नि द प अवरोह में उस पर ठहराव किया था। तो ये जो है ये राग तोड़ी की एक मुख्य विशेषता है, यानी सा रे गा मा दा म द नि सा नि द प म द म ग रे ग रे सा नि द प म द म ग रे ग रे सा द नि सा रे ग धा ग रे सा। तो इस प्रकार से आरोह में पंचम जो है उसको एक तरह से वर्ज किया जाता है, तब जाके जो है अवरोह में उस पर ठहराव किया जाता है। तो ये जो एक खासियत है राग तोड़ी को राग तोड़ी बनाती है। अब एक जब इस राग की हम बंदिशों को गाते बजाते हैं तो उसमें राग तोड़ी जो है वो मंद्र में, मध्य और तार तीनों सप्तकों में खिलता है। मंद्र में यानी मैं तो वैसे भी बार बार कहती हूँ कि मंद्र में पहले किसी भी राग का अभ्यास करो तो पहले मंद्र की तरफ जाइए, बार बार मंद्र को साधिए, क्योंकि मंद्र जो है वो बेस बनाता है राग का। तो मंद्र और मध्य में ये बहुत ही खूबसूरती से ठहराव से गाया जाता है, तो एक तरह से गंभीरता जो है वो उसकी झलकती है। मंद्र और मध्य के जब हम स्वरों को लगाते हैं तो राग की गंभीरता जो उसका नेचर है वो खुलकर सामने आता है। अब हम जब तार सप्तक की तरफ जाते हैं तो तार सप्तक में जब हम गाते सा रे गा मा दा म द नि द म द नि सा नि द प म द नि सा रे गा रे सा द गा रे सा, तो हमें एक तरह से पुकार या कहें कि टेर लगाना, इस तरह की फीलिंग आती है कि वो उतनी जो गंभीरता मंद्र सप्तक की है वो यहाँ पर पुकार या कहा जाए कि याचना कर रहे हैं या एक टेर लगा रहे हैं, इस तरीके से का भाव जो है ये तार सप्तक में आता है। तो ओवरऑल देखा जाए हम एक शब्द इसके ले लें तो वो है गंभीर।
गंभीर प्रकृति का राग है। तो स्वर जो है वो उस भाव को उजागर करते हैं। राग इतने खूबसूरत बने हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में कि रागों से जो भाव उत्पन्न होता है उसी से उसका नेचर बनता है। तो क्या खूबसूरत इस राग को बनाया है मियां तानसेन ने कि इसको गाते गाते जो है ऐसा लगता है कि आप उन्हीं स्वरों में डूब गए हैं। तो बहुत सी बंदिशें इन स्वरों को लेकर बनाई गई हैं। और एक बात और कि राग तोड़ी जो है उसके जो स्वर हैं उनको लेके बंदिशों में विलंबित ख्याल, द्रुत ख्याल, ध्रुपद, धमार, भजन, इस तरह की सभी प्रकार की जो हैं गायन शैलियाँ गाई जाती। लेकिन हाँ, मैं जहाँ तक ठुमरी दादरा की बात करूँगी वो इस राग में नहीं गाए जाते, क्योंकि राग की जो गंभीरता है वो एक अलग तरह की गंभीरता। आप उसको गाकर बजा कर देखिए तो आपको स्वयं वो चीज़, उसकी अनुभूति आपको होगी। तो ये थी राग की विशेषताएं। अब मैं आती हूँ राग की जाति के बारे में। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि राग की जो जाति है वो संपूर्ण मानी गई है। इस विषय को मैंने पहले नहीं लिया क्योंकि अब तक के मेरे इस व्याख्यान में, अब तक के मेरे इस लेक्चर डिमॉन्स्ट्रेशन में आपको जो बात मैं कहना चाहती हूँ मैं कह चुकी हूँ, तो आप बहुत अधिक आसानी से इसको समझ पाएंगे। वो है कि राग जो है उसका जो जाति है वो संपूर्ण कही गई है। तो संपूर्ण में जाहिर सी बात है सारे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा, यानी सातों स्वरों का प्रयोग। लेकिन इस राग को जब गाते हैं, जब बरतते हैं तो सा रे गा मा धा पा मा धा नी सा नी धा पा मा गा रे गा रे सा, यानी पंचम को आरोह में लगभग वर्ज ही किया जाता है, वर्ज करके और अवरोह में उसको लिया जाता है। तो ये इसकी ख़ास चीज़ है कि जब आप ये भी कह सकते हैं कि इसकी जो है वो जाति तो फिर षाडव संपूर्ण रही। हाँ, हम जब गाते हैं तो आरोह में पंचम को ले रहे, लेकिन अवरोहात्मक म धा पा म धा नी सा इस प्रकार से लेते हैं। तो संपूर्ण कहना भी गलत नहीं होगा। और इस राग में किस प्रकार से पंचम का प्रयोग है उस पर ख़ास तौर पे ध्यान देना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि राग में जो स्वर हैं रे ग रे सा, ये जब लगाते हैं तो स्वर थोड़े चढ़े हुए लगते हैं। तो इसका ये अभ्यास द्वारा ही ये चीज़ ठीक हो सकती है। अब एक बात मैं आपको इस राग में विशेष तौर पे बताना चाहूँगी, क्योंकि इस तरह ये बात जो है किसी और राग में इतनी अधिक मैंने अभी तक के रागों में मैंने आपको नहीं बताई। वो है जब इस राग को गाते हैं तो तानपुरे पर जो है वो कौन से स्वर, पहला तार किस स्वर पर मिलाया जाएगा। तो साधारण तौर पे पहला तार जो है वो पंचम पर मिलाया जाता है, सा और प की संगति में। लेकिन किसी परंपरा में, जैसे कि मैं अपनी पर्सनल अपनाऊँ कि रामपुर सदारंग परंपरा को मैं से मुझे शिक्षा प्राप्त हुई, तो मेरी परंपरा के अनुसार इसमें निषाद मिलाया जाता है। निषाद, पहला तार निषाद पर और बाकी जो तीनों तार हैं वो षड्ज पर मिलाए जाते हैं। इसका कारण क्या है ये जो उस परंपरा से हम सीखते हैं तो हमारे गुरु ने हमें बताया। लेकिन मैं इस बात पर न जाकर मैं आपको जो एक साधारण तौर पर जो विद्यार्थियों को दिया जाता है, जिस तरह की इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग दी जाती है या कॉलेजेस में बताया जाता है, तो वो उसी बात को मैं फॉलो करती हूँ इस समय। और पंचम मिलाकर ही आप इस राग को गाइए और बजाइए। तो ये थी राग तोड़ी के बारे में विस्तार से, उसकी विशेषताओं, उसकी मुख्य जो स्वर संगतियाँ हैं उनको लेकर, और इस राग की बनावट कैसे है उसको लेकर आपको बताया गया। अब एक इच्छा हो रही है कि एक छोटी सी बंदिश को गाया जाए और फिर हम इसके स्वरों की तरफ बढ़े, क्योंकि आज हम तबले के बिना ही इसको गा रहे हैं। तो हम इस बंदिश को, ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्रचलित बंदिश है। पंडित भातखंडे जी ने भी इसको क्रमिक पुस्तक मालिका में इस बंदिश को संग्रहित किया है और उसमें इसकी स्वर लिपि भी दी है। तो बंदिश के बोल हैं अल्लाह जाने अल्लाह जाने। अल्लाह जाने
अल्लाह जाने, अल्लाह जाने, अल्लाह जाने, नबी अली को नूर भर रहो, नबी अली को नूर भर रहो, जग में हसन हुसैन चैन जी, जग में हसन हुसैन चैन जी, अल्लाह जाने, अल्लाह जाने, अल्लाह जाने, अल्लाह जाने, ज़ोहरा के फरज़ंद नबी के, ज़ोहरा के फरज़ंद नबी के, जिगर गोश अली कासिम होवे, जिगर गोश अली कासिम होवे, हौज़े कौसर के पिए दे जाम, अल्लाह जाने, अल्लाह जाने, अल्लाह जाने, अल्लाह जाने। तो देखिए कितनी खूबसूरत सी बंदिश है, गंभीरता भी है, याचना भी है, प्रार्थना भी है, और इस राग का जो भाव है वो पूरा बहुत खूबसूरती से आता है। अंतरा भी देखिए, ज़ोहरा के फरज़ंद नबी के, तो ऐसे लगता है कि पुकार कर रहे हैं, टेर लगा रहे हैं। तो ये जो भाव है, इस राग को जब बनाया गया होगा तो इन सभी चीज़ों का भरपूर ध्यान रखा गया होगा, या किसी राग को इतने आसानी से तो बनाया नहीं जाता, उसको जिन संगीतकारों ने, जिन्होंने, विद्वानों ने बनाया है, उसके अंदर पूरे रचे बसे हैं, तब जाके वो राग जो है उनकी उत्पत्ति होती है। तो आप इस बंदिश से ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि राग कितना खूबसूरत है। बंदिशों की जहाँ तक बात आती है, जैसे इस बंदिश में मैंने गाया है, तो इसके अंतरे के जो बोल हैं, उस ज़माने में जो था फ़ारसी शब्दों का, लफ्ज़ों का जो था वो बहुत प्रयोग किया जाता था। तो फ़ारसी शब्दों का जो है इस साहित्य इसमें प्रयोग हुआ है, और ऐसी बहुत सी बंदिशें हैं, तराने हैं बहुत सारे, जिसमें कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया था, वहाँ की फ़ारसी भाषा का प्रयोग किया गया है। तो ये बंदिश एक बहुत ही खूबसूरत बंदिश है, और इस बंदिश को गाते हुए बिल्कुल भाव विभोर हो जाते हैं। तो अब चलते हैं इसका उदाहरण देके हम इस राग में प्रयोग होने वाले स्वरों के बारे में, कि स्वर कैसे प्रयोग होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, स्वरों को यदि वर्ज किया तो कैसे वर्ज किया जाता है, स्वरों का लगाव है तो कैसे है, स्वरों की जो अल्पत्व बहुत्व है वो क्या है, किस प्रकार से। अल्पत्व का मतलब होता है कि कम का प्रयोग होना, बहुत कम क्वांटिटी में प्रयोग होना, उस पर बहुत कम रुकना, या बिल्कुल ही बहुत ही कम उसको यूज़ होना। और बहुत्व का मतलब बहुत ज़्यादा, यानी खूब प्रयोग होना, बार बार उस पर न्यास होना, आरोह अवरोह में खूब प्रयोग होना। तो ये है अल्पत्व और बहुत्व का अंतर। अब सबसे पहला स्वर है सा। सा जो है वो सामान्य है, यानी कि उसको बड़े नॉर्मल वे में उसको प्रयोग किया जाता है। सा जो है उस पर तानपुरा मिलाया जाता है, तानपुरे की दूसरी, तीसरी और चौथी तार, यानी कि जोड़ी की दोनों तारें और खरज की जो तार है वो सा पर मिलाई जाती है। और बंदिश को जब राग को जब शुरू किया जाता है तो सा से ही शुरू करते हैं। सा को भरो पहले, यानी खूब देर तक सा लगाइए। सा द सा सा रे ग रे सा द नि सा रे ग रे सा ध ग रे ग रे सा द नि द सा
द सा रे ग म रे ग रे सा। तो इस प्रकार मध्य सप्तक के सा पर जब आप शुरू करते हैं राग तोड़ी को, तो सा पर बहुत भरपूर सा को भरिए। शुरू में जितना आप सा को भरेंगे, बाकी स्वर आपके बिल्कुल सही जगह पर लगेंगे। सा का जब तार सप्तक में प्रयोग होता है तो मदनी सा नी द प मदनी नी द सा पर रुकेंगे तार सप्तक, तो आगे की जो जर्नी है वो आसान हो जाएगी। यानी हम तार सप्तक पर जब हम जाएंगे तो बहुत खूबसूरती से, एक कहते हैं कि पूरा विद अ गुड बैकग्राउंड, एक बहुत बढ़िया पुख्ता जो है उस नींव को लेकर हम आगे चलेंगे। तो इस प्रकार सा जो है वो सामान्य रूप से प्रयोग होता है, और एक तरह से हम इसको अनुवादी स्वर कह सकते हैं, क्योंकि वादी और संवादी के बाद बाकी जो स्वर प्रयोग होते हैं वो अनुवादी स्वर है। और सा जो है उसको काफ़ी देर तक लगाना चाहिए जब राग की शुरुआत हो रही है। ऋषभ जो है, इसका जो रे जो स्वर है वो कोमल प्रयोग होता है, यानी रे हमेशा कोमल ही होगा, चाहे वो आरोह हो चाहे वो अवरोह हो। और इसका जो प्रयोग है वो आरोह और अवरोह दोनों में, और एक तरह से अलंघन बहुत्व, यानी जिसका लंघन न हो सके, जिसको लांग नहीं सकते, यानी जिसको वी कैन नॉट इग्नोर इट, वी कैन नॉट लीव इट, हम उसको अपने साथ लेके चलना ही है। तो अलंघन बहुत, यानी बहुत प्रयोग, बिना किसी उसको हम ओमिट नहीं कर सकते, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, निग्लेक्ट नहीं कर सकते, हम उसको यूज ही करना है और बहुत बहुत बार उसको प्रयोग करना है। कैसे? सा रे गा रे सा, द नि सा रे गा रे सा, मा गा म रे गा रे सा, सा रे गा म दा म ग रे गा रे सा, द नि सा रे गा रे सा। तो देखिए ऋषभ जो है उसका प्रयोग तो हो रहा है, लेकिन हम उस पे बहुत ज़्यादा ठहराव नहीं कर रहे हैं। सा रे 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 गरे, सा रे गरे, ध नि सा रे, ऐसे नहीं गाएंगे। ऐसे गाने पे राग तोड़ी बिगड़ जाएगा। तो वो बैलेंस को रखना हमने। सा रे गा, गांधार पे ट्रांसफर हो जाता है हमारा जो फोकस है। क्यों? क्योंकि गांधार जो है वो संवादी स्वर है। तो ऋषभ जो है उसको हम ऋषभ को इग्नोर करके भी नहीं जा सकते। सा रे गा, तो रे लेना, जब सा से गांधार पर जाएंगे ऋषभ का लेना बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार से अवरोह में सा रे गा रे सा, गांधार से जब ऋषभ को लेके ही हम सा पर आएंगे। गांधार से जब सा पर आते हैं तो ऋषभ को लेके आना चाहिए। मा ग रे सा, सा रे गा मदनी, मदनी सा नि द प म द म ग रे गा रे सा, द नि सा रे गा मा रे गा, ध रे नि सा रे गा। तो देखिए ऋषभ को लेके जब हम गांधार पे आते हैं तो बड़ी एक बहुत खूबसूरत सी चीज़ जो है वो सामने आती है। और दूसरा जो तोड़ी का जो ख़ास अंग है, ख़ास जो रागांग भी जिसे कहते वो है रे गा रे सा। तो कोमल गांधार के आजू बाजू जो है वो दोनों कोमल ऋषभ है। तो ये इस राग की खास पहचान, तो इसलिए इसको अलंघन बहुत्व कहा गया है। इसके बाद अगला जो स्वर है वो स्वर आता है गांधार, यानी इसका संवादी स्वर, जिसे हम कॉन्सोनेंट भी बोलते हैं। तो संवादी स्वर जो है वो सेकेंड इम्पॉर्टेंट नोट है। और इसमें किस प्रकार से जो गांधार है वो जो तोड़ी का जो मुख्य अंग है, जो मुख्य पहचान है रे गा रे सा। तो
दोनों ऋषभ के साथ गांधार का प्रयोग उसकी पहचान है, इसमें बखूबी प्रयोग होता है। आरोह और अवरोह दोनों में खूब इसको गांधार का प्रयोग किया जाता है। कैसे? सा रे गा रे सा रे गा मा रे गा रे सा रे गा मा दा पा मा गा रे गा द गा रे सा। गांधार पर बार बार न्यास भी किया जाता है और मंद्र सप्तक के धैवत के साथ मध्य सप्तक के गांधार की जो एक खूबसूरत स्वर संगति है, बहुत सुंदर लगती है गाने बजाने में। ध गा रे गा रे सा रे गा मा गा रे गा रे सा द गा रे सा। तो ये तो गांधार की बात है, लेकिन इस गांधार में क्या विशेष है? अक्सर क्या होता है, जब विद्यार्थी शुरू में राग तोड़ी गाते तो गांधार चढ़ जाती है, यानी अपनी जगह से केशाग्र अंतर जिसे कहा जाए कि बाल के बराबर का जो फर्क है, यानी थोड़ा सा उठा हुआ, थोड़ा सा जो है बिल्कुल एक्यूरेट जिस प्रकार का गांधार का भाव होना चाहिए वो न होकर थोड़ी सी चढ़ी हुई गांधार लगती है। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि हम उसको धीरे धीरे ही जान पाएंगे जब उसको प्रयोग करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ये बात ध्यान में रखिए कि गांधार जो है थोड़ा सा झुका हुआ है, किसकी तरफ? ऋषभ की तरफ। सा रे गा रे सा। तो ये हमने बिल्कुल इसमें ध्यान देना है कि गांधार जो है थोड़ा सा, जो कोमल गांधार है वो भी थोड़ा उतरा है, यानी ऋषभ की तरह थोड़ा झुका हुआ है। तो इसीलिए गांधार का प्रयोग विशेष है और जब रियाज करते हैं तो अक्सर विद्यार्थी यहीं पर जो है वो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि गांधार उनको लगता है गांधार तो हमने सही लगा कोमल, लेकिन ये कुछ कानों को नहीं भा रहा या एकदम एक्यूरेट हमें नहीं लग रहा। उसका कारण ही ये है कि वो थोड़ा सा झुका रहता है ऋषभ की तरफ। तो ये हमने विशेष तौर पे ध्यान देना है और जैसे मैं बताती हूँ कि बार बार करिए तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। अब अगला जो स्वर है वो है मध्यम। मध्यम जो है इसमें हमेशा तीव्र प्रयोग होगा, क्योंकि तोड़ी थाट के अंतर्गत भी जो है मध्यम तीव्र ही प्रयोग होता है। तो कैसे? सा रे गा मा गा सा रे गा मा दा पा मा गा रे सा। तो देखिए आरोह में भी मध्यम का प्रयोग है, अवरोह में भी मध्यम का प्रयोग है। इस प्रकार से अलंघन बहुत्व, यानी जिसको लांघ नहीं सकते, जिसको आप छोड़ नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, और बहुत्व बहुत प्रयोग हुआ है। दोनों शब्दों को देखिए कितने खूबसूरत शब्द हमारे विद्वानों ने दिए हैं। अलंघन बहुत्व, जिसका लंघन नहीं किया जाए और जिसको बहुत प्रयोग किया जाए, यानी बार बार उसको प्रयोग किया जाए, वो अलंघन बहुत्व कहलाता है। तो मध्यम का जो हम तीव्र मध्यम जो प्रयोग करते हैं, इसको आप गाकर भी देखिए, बजाकर भी देखिए। सा रे गा मा गा मा दा पा मा दा नी सा नी दा पा मा गा रे सा द नी सा रे गा मा गा मा दा सा नी दा रे गा मा दा पा मा गा रे सा। तो क्या होता है कि हम एक और बात जो है कि मध्यम और पंचम, ये दोनों स्वर जो हैं वो किसी राग में जो है एक साथ वर्ज्य नहीं होते। यदि किसी राग में पंचम इतना प्रबल नहीं आ रहा है तो वहाँ पर देखिए मध्यम प्रबल होगा।
ये एक तरह से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की कुछ विशेष बातों में से, कुछ विशेषताओं में से एक है कि यहाँ पर क्योंकि पंचम जो है वो आरोह में बहुत ना के बराबर प्रयोग है, अवरोह में उस पर एक थोड़ा सा ठहराव किया जाता है, लेकिन उसको बार बार इतना अधिक प्रयोग नहीं किया जाता। तो इसीलिए मध्यम देखिए कितना प्रयोग है, क्योंकि वो बैलेंस बनाना है, वो एक बैलेंस, एक संतुलन कायम करने के लिए मध्यम का प्रयोग अधिक है। सा रे गा मा दा मा गा मा दा नी दा प मा गा मा रे गा रे सा। तो इस प्रकार से मध्यम जो है कितना खूबसूरती से इस पे लगता है, और अलंघन बहुत, तो जैसे मैंने आपको बताया। इसके बाद स्वर आता है पंचम। पंचम जो है चाहे तानपुरे में आप देखिए पहला तार जो है वो पंचम पर मिलाया गया है। तो पंचम जो है इसमें आरोह में लगभग वर्ज्य है, और अवरोह में जो है उस पर थोड़ा सा, अवरोह में उस पर थोड़ा सा टिकाव किया जाता है या थोड़ी देर रुका जाता है, लेकिन बहुत अधिक नहीं, उसका बहुत ही कम प्रयोग जिसे हम कह सकते हैं। तो ये किस प्रकार से, सा रे गा मा पा मा दा नी दा प मा गा रे गा रे सा, सा रे गा मा दा प। इस प्रकार से धैवत को लेते हुए जो है वो पंचम पर टिका जाता है। अवरोह में सा नी दा प मा दा मा गा रे गा रे सा, इस प्रकार से आते हैं। तो पंचम जो है आरोह में वर्ज्य और अवरोह में कम प्रयोग होता है। अब इसको और आगे के लेक्चर्स में इसके बारे में और बताऊंगी। धैवत इसका वादी स्वर है, तो जाहिर सी बात है कि धैवत बहुत अधिक प्रयोग होगा, और निषाद जो है वो सामान्य प्रयोग होता है। तो इन स्वरों के बारे में मैं क्योंकि समय को भी देखते हुए चलना है, अपने अगले लेक्चर में मैं पंचम, धैवत और निषाद स्वरों के बारे में आपको बताऊंगी। तो आज के लिए तोड़ी के बारे में इतनी ही जानकारी मैं समझती हूँ काफ़ी है। जी, डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी जी, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमने लेक्चर शुरू होने से पहले चर्चा की थी कि किस तरीके से ये बहुत जटिल राग है, और अगर हम इसकी जड़ों को पकड़ लें तो शायद हमारे लिए इस राग को समझना आसान हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को आज का ये लेक्चर ज़रूर पसंद आया होगा। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें लिखकर भेज सकते हैं info.cc@nic.in। और अगर आप चाहते हैं कि किसी विशेष राग पर या भारतीय शास्त्रीय संगीत की किसी एक ऐसी विधा पर, किसी एक ऐसी बात पर चर्चा होनी चाहिए, तो भी आप हमें लिखकर भेज सकते हैं info.cc@nic.in। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसी से हमें पता चलता है कि आप हमारे लेक्चर्स को कितना पसंद करते हैं और आप क्या पढ़ना चाहते हैं और क्या सीखना चाहते हैं। जल्दी हम दोबारा से हाजिर होंगे और राग तोड़ी के बारे में और चर्चा करेंगे। तो एक बार फिर से मैं आप दोनों का ही धन्यवाद देना चाहूँगी। धन्यवाद।